जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की पढ़ाई को शुरू करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो सबसे पहले इकाई पढ़ने वाले हैं उस इकाई का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टर आते हैं आपके, और उस दो चैप्टर के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तथा जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस कड़ी में हम लोग अपनी जो पढ़ाई शुरू करेंगे तो पहली इकाई शुरू करने वाले हैं, और इकाई का नाम स्थिर वैद्युतिकी है। तो आइए पहले स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है इस चीज को समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी क्या है भाई? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का अर्थ होता है, देखिए इसी में आपका परिभाषा छिपा हुआ है इस शब्द में। स्थिर का अर्थ होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश, अर्थात रुके हुए आवेश का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है भाई? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो लिख लीजिए, कहलाता है। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का आवेश का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ, हमने इकाई के बारे में बात की। ये आपका इकाई एक है, और इसमें दो चैप्टर आते हैं। दो चैप्टर हैं, कौन कौन से? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो आज से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आवेश है, क्या है भाई? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण धर्म है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव को को क्या करे? या तो उत्पन्न करे, या क्या करे? उत्पन्न करे, यानी वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करे या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करे, या उन्हें महसूस करे यानी अनुभव करे। आवेश क्या है? तो आवेश पदार्थ का वह गुण धर्म है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है या अनुभव कर सकता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण
वह वैद्युत प्रभाव या ना लिखें, एवं एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न अथवा उत्पन्न कर सके, उत्पन्न करे। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करे या अनुभव करे, वैद्युत आवेश कहलाता। वैद्युत आवेश कहलाता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कंघे को बाल में रगड़ा जाता है तो वह छोटे छोटे जो पन्ने होते हैं, टुकड़े होते हैं कागज के, उनको क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तो यह एक एग्जाम्पल है वैद्युत आवेश का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि आकाश में बिजली का कड़कना, आकाश में जो बिजली कड़कती है वह भी वैद्युत आवेश का क्या है? एक एग्जाम्पल है। अब यह कितने प्रकार का होता है इसकी बात करेंगे। तो जो वैद्युत आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? कौन कौन से भाई? तो एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, तो चलिए अब प्रकार के बारे में बात करेंगे कि धनावेश आखिर होता क्या है। तो बच्चों, आपको धनावेश और ऋणावेश के बारे में समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिया है। एक तो मैंने सोडियम परमाणु लिया है और यहाँ पर फ्लोरीन परमाणु लिया है। सोडियम परमाणु को ध्यान से देखेंगे तो इसके इसके जो यहाँ पर लिखा है ये परमाणु क्रमांक है और ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 11, अगर सोडियम परमाणु की बात करेंगे तो इसमें 11 प्रोटॉन जो कि धनावेशित होता है, 11 इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और 12 न्यूट्रॉन के होता है अनावेशित, यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगर एक प्रोटॉन पर आवेश की बात करेंगे तो उस पर होता है 1 ई। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेंगे तो ये होता है -1 ई। सोडियम परमाणु पर कुल आवेश की बात किया जाए तो 11 ई प्लस 11 इंटू -ई प्लस 12 इंटू 0। अगर सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो कुल आवेश क्या आ जाता है? 0। यानी अगर एक सोडियम का परमाणु है तो वह उदासीन होता है जब उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। यानी जो ये चीज़ है ये क्या बताता है कि 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस समय परमाणु क्या होता है? उदासीन। यहाँ पर भी देखेंगे तो फ्लोरीन के लिए यही चीज है, क्या आवेश जो है शून्य आ गया है। ठीक है, कुल आवेश यहाँ पर भी शून्य आया है, कुल आवेश वहां पर भी शून्य आया है। अब क्या किया जाता है? बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, यह नाभिक से थोड़ा दूरी पर है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तब क्या होगा? ध्यान से देखें तो उस केस में प्रोटॉन में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, यानी प्रोटॉन तो उतना ही है। ठीक है, अच्छा, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया तो अब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है,
और फिर मैंने न्यूट्रॉन में भी कोई बदलाव नहीं किया है, 12 न्यूट्रॉन है। अब इस केस में अगर हम लोग इस सोडियम परमाणु पर कुल आवेश का मान निकालें तो वो क्या होगा, 11 गुणे ई प्लस 10 गुणे माइनस ई प्लस न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं तो उसको मैंने शून्य लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 11 ई और ये -10 ई, तो हमको कुल मिलके निकल के आएगा ई। अच्छा, ई किस पर आवेश होता है, ई का मतलब धनावेशित हो गया, यानी कुल आवेश आ रहा है, अब कितना आ रहा है, +E, +E, यानी यह जो है वो कैसा हो गया, धनावेशित। कैसा हो गया भाई, धनावेशित। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी परमाणु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें तो वह जो पदार्थ है या वह जो परमाणु है वह कैसा हो जाएगा, धनावेशित। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो इसमें बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें डाल दें, क्या किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। उस केस में ध्यान से देखें कि एक इलेक्ट्रॉन को जब डाल दिया जाए तब क्या स्थिति बनती है। तो प्रोटॉन में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, प्रोटॉन तो वही रहेगा, यानी 9 इंटू ई, कुल आवेश की बात कर रहा हूँ, 9 इंटू ई प्लस, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए, पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 10 इंटू माइनस का ई प्लस 0 बराबर आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो आएगा माइनस का ई। यानी यह जो परमाणु है वह कैसा हो गया, अब ऋणावेशित। यह कैसा हो गया भाई, ऋणावेशित। यानी जब किसी परमाणु में या जब किसी पदार्थ में हम इलेक्ट्रॉन को डाल दे बाहर से तब वह पदार्थ कैसा हो जाता है, ऋणावेशित। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ ऋणावेशित या धनावेशित होगा तो वो इसका मतलब ये है कि उसमें या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। अब वो किसके कंपेयर में हुई है, किसकी तुलना में हुई है, तो प्रोटॉनों की तुलना में। पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं जब वैद्युत उदासीन होता है परमाणु, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता, तब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, देखिए बराबर है। लेकिन जब वह आवेशित हो जाएगा तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो जाएगी या अधिक हो जाएगी। उस आधार पर हम पदार्थ को ऋणावेशित या धनावेशित कहें, ध्यान रखेंगे। तो अब डेफिनेशन लिखने पर चलते हैं कि ऋणावेशित और धनावेशित होता क्या है, उसको अगर डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें तो क्या लिखेंगे। किसी पदार्थ पर धनावेश, किसी पदार्थ पर धनावेश उस पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई थी भाई, कमी की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी, उस पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी, किसकी अपेक्षा, प्रोटॉनों की। यानी उस पदार्थ के परमाणुओं में प्रोटॉनों की अपेक्षा, प्रोटॉनों की तुलना
में इलेक्ट्रॉनों की की कमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। किसी पदार्थ पर धनावेश उस पदार्थ के परमाणुओं में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर ऋणावेश लिखा जाए कि भाई ऋणावेश क्या होगा, ठीक है, तो ऋणावेश क्या होता है, आइए बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं इसी की तरह। किसी पदार्थ पर ऋणावेश उस पदार्थ के परमाणुओं में प्रोटॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की तुलना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। तो आप लोगों को दो प्रकार समझ में आए, धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो ऋणावेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर ऋणावेश उस पदार्थ के परमाणुओं में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। हम लोगों ने प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि वैद्युत आवेश के बारे में अभी बाकी हैं वो करने चलते हैं। चलिए, पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि वैद्युत आवेश जो होता है वो अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, इसे इसे स्मॉल क्यू इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट तीसरा हो गया, इसका मात्रक इसका एसआई मात्रक मात्रक कूलाम होता है। जिसे सी से प्रदर्शित
करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? सी से। कैपिटल सी है ये। ठीक है, बहुत अच्छी बात हुई। इसकी वीमा, अब वीमा पढ़े होंगे क्लास 11th में, कक्षा 11 में। इसकी वीमा लिख लेते हैं। वीमा M0 L0 तो इसकी वीमा लिख लेते हैं। इसकी वीमा क्या होगी भाई? इसकी वीमा M0L0TA होती है। ठीक है, तो इसकी वीमा M0L0TA होती है। ठीक। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने ई के बारे में पढ़ा। एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 × 10⁻⁷ × 10⁻⁹ कूलम। ध्यान से अगर देखें तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश है 1e, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है -e, माइनस। तो यहाँ पर माइनस प्लस का केवल अंतर है, बाकी ध्यान से देखें इस परिमाण में कोई भी अंतर नहीं है, परिमाण समान है। ठीक है, तो चलिए ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। अगला क्या है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, स्मॉल kg लिखे हैं। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, 10⁻⁻27 kg है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। एक और बात लिख लीजिए। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6867 ही होता है, 67
क्षमा करेंगे। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.68 गुणे 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और ये उदासीन होता है, यानी न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण है। ठीक है, वैद्युत उदासीन कण है। तो ये सभी बातें हो गई आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में कि उसका द्रव्यमान क्या है, आवेश क्या है, ये सारी बातें हो गई। अब वैद्युत आवेश के कुछ अन्य मात्रक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन्हें समझना है। वो क्या होते हैं, इसको आपको एज इट इज याद करना है, लर्न करना। तो अन्य मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो है पॉइंट, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है स्टैटिक, और इसका मतलब होता है यूनिट। मतलब एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और यह जो मात्रक होता है वो सीजीएस में होता है। किसमें होता है भाई? तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ फ्रैंक। और इतना ही होता है, वो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलाम। सारे के सारे जो हैं वो सीजीएस में हैं, यानी जो सेंटीग्राम, सॉरी, सीजीएस, सारे के सारे सीजीएस में है। सीजीएस, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। इस एसआई मात्रक होता है, एक सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है। तो इसमें ये इसके अन्य मात्रक हैं। 96500 कूलॉम इज इक्वल टू, यानी 96,500 कूलॉम बराबर होता है 1 फैरेड, ठीक है। एक, हाँ, अगला जो है वो 10 कूलॉम बराबर 1 EMU, ठीक है। 10⁻³ कूलॉम होता है, वो होता है 1 मिली कूलॉम, ठीक है। 1 मिली कूलॉम बराबर 10⁻³ कूलॉम। 10⁻⁻6 कूलॉम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलॉम। इसको बोलते हैं माइक्रो कूलॉम, ठीक है। अगला होता है 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 कूलॉम इज इक्वल टू 1 नैनो कूलॉम। 1 नैनो कूलॉम, इसको बोलते हैं नैनो कूलॉम,
10⁻⁻12 कूलाम बराबर होता है 1 पीको कूलाम। स्मॉल पी है, ठीक है, 1 पीको कूलाम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।